हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू क्वेश्चंस है, छत्तीसगढ़ जीके का एमसीक्यू क्वेश्चंस है और ये आपके एससीसीएल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आपका रिवीजन का काम आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए यार। मैं आपके लिए भर भर के कंटेंट ला रहा हूँ बट आप सभी का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, लाइक नहीं आ रहा, तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। आपका मोटिवेशन बना रहे इसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप फाइनली मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं तो ब्लैक डायमंड ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इस टाइप के लोगो दिखेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आप माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन का टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। इसमें जितने भी टेस्ट है सभी के सभी मैंने अनलिमिटेड कर दिया है। आप जब परचेस किए थे तो मैं बताया था कि 5 लिमिट होगा इसका मैक्सिमम, बट आपके सहयोग के लिए, आपके हेल्प के लिए सभी के सभी टेस्ट को मैं अनलिमिटेड कर दिया हूँ कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हो और साल भर तक कर सकते हैं। जाइए आप, इससे आपका एसएससीएल और एमसीएल दोनों का तैयारी हो जाएगा। और अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो एमसीएल एसएससीएल का बैच भी ले सकते हैं। और अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं जिसमें आपका ओएसएच कोड का हिंदी में रहेगा ई बुक, ओएसएच रूल का हिंदी में रहेगा, जीके ऑफ छत्तीसगढ़ का एक ई बुक रहेगा, जीके ऑफ मध्य प्रदेश का ई बुक रहेगा और कोल इंडिया प्लस एसएससीएल का फुल स्टोरी रहेगा। 499 प्राइस है। अगर आपको सेपरेट ई बुक लेना है दोनों तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6200670155। इस पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज कर देना है। चलिए मिलते हैं, अब डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीस राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। यह देश का कौन सा नंबर का राज्य था? कौन सा नंबर का राज्य था? तो चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा एक कहानी समझते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का एक छोटी सी कहानी है जो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ओके, तो बेसिकली छत्तीसगढ़ राज्य का इसका जो सबसे पहला जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा, ये जो है वो 26वां राज्य था। ठीक है, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को जब अलग हुआ, ये 26वां राज्य था। इसके बाद 27वां राज्य की अगर मैं बात करूं, 727th राज्य था, वो था उत्तराखंड। वो था उत्तराखंड। मैं आपको बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, और ये काफी लंबे टाइम तक मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा हुआ। सन 2000 ईस्वी में इसको अलग किया गया था। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसको अलग किया गया और ये अलग स्टेट बनने वाला 26वां राज्य था। इसके बाद फिर 27वां राज्य बना उत्तराखंड, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग किया गया और आपका ये बना था 9 नवंबर को। इसके बाद 28वां राज्य बनाया गया झारखंड को। 28वां राज्य बनाया गया झारखंड को, जो कि 15 नवंबर को अलग हुआ था। ठीक है, तो ये आपके लिए याद रखने वाली चीजें हैं, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसको ना मैं एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ, सिंपल भाषा में। देखिए, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो इसके गठन में के पीछे की जो कहानी है वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। कहानी को ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ कि 1924 में एक रायपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ करता था। रायपुर कांग्रेस एसोसिएशन हुआ करता था। ठीक है, अधिवेशन हुआ करता था। तो इसमें क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में जब 1924 में रायपुर कांग्रेस एसोसिएशन बना हुआ था, तो यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य अलग बनाने का मांग उठाया गया। और ये कैसे उठाया गया? कहा गया कि भाई एक पर्टिकुलर जो रीजन है मध्य प्रदेश का, है ना, तो वो जो रीजन है उस रीजन में एक पर्टिकुलर एरिया में आपका भाषा जो है वो अलग है, वो छत्तीसगढ़ी भाषा है। उसके बाद वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, तो क्यों ना इसको एक अलग राज्य बना दिया गया। 1924 में पहली बार मांग उठी थी। ठीक है, उसके बाद फिर 1998 में इसकी मांग बहुत ज्यादा तेज हो गई, है ना। विधानसभा, मध्य प्रदेश का विधानसभा ने सर्वसम्मति दिया कि भाई छत्तीसगढ़ अलग से स्टेट बनाया जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो ऑफिशियल प्रोसीजर होता है उसमें कुछ समय लगते हैं, तो उसमें कुछ समय लग गया। जैसे 31 जुलाई 2000 ईस्वी को, ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन आयोग का विधेयक पारित हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन मतलब मध्य प्रदेश को फिर से तोड़ के गठन किया जाए, है ना, ये विधेयक पारित किया गया था, विधेयक पास किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, 25 अगस्त को 2000 ईस्वी को जो वहां के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे उस टाइम के आर नारायण, है ना, के आर नारायण, उन्होंने इस विधेयक को मंजूरी दी। ठीक है, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे आपके प्रधानमंत्री। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसको नक्शे पे लाया गया। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को इसको नक्शे पे लाया गया। ठीक है, अब ये था किस आधार पे? तो भाई छत्तीसगढ़ी भाषा अलग थी, आदिवासी संस्कृति था, लोक परंपराएं थे। छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हो रहा था, उस पर्टिकुलर एरिया का विकास नहीं हो रहा था, जबकि यहाँ पे संसाधन, खनिज संपदा, वन संपदा संपूर्ण था, समृद्ध था, फिर भी इसका विकास नहीं हो रहा था, इसीलिए इसका अलग से गठन किया गया था।
ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी में आपके कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, तो कौन सा राज्य था, तो 26वां राज्य था। ठीक है। इसके बाद अगला पूछा जाएगा आपसे, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन हेतु कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, मैंने अभी आपको बताया। तो लोग कहेंगे कि यार ये छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण अधिनियम है ना, लेकिन मैंने आपको बताया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि बेसिकली इसके लिए जो अधिनियम पारित किया गया था वो था आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000। तो ये याद रखिएगा, ये वाला ऑप्शन इसका पहला वाला सही है, ना कि दूसरा वाला सही है। तो ये ऐसे ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेंगे कि छत्तीसगढ़ गठन है तो छत्तीसगढ़ राज्य का होगा, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन के तहत ही छत्तीसगढ़ को अलग किया गया। ठीक है। इसके बाद बोला गया था कि छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य यानी कि जो पेरेंट राज्य है वो कौन सा है और यह किस पंचवर्षीय योजना के तहत निर्मित किया गया था। ठीक है। तो इसको मध्य प्रदेश का बेसिकली मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, है ना। तो इसका थोड़ा सा कहानी मैं आपको बता देता हूँ, पंचवर्षीय योजना का थोड़ा सा मैं आपको कहानी बता देता हूँ। चलिए, थोड़ा देर के लिए मैं पॉज किया था। पंचवर्षीय योजना आपको समझाने के लिए, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कराते कराते बहुत सारा चीज दिमाग में आ जाता है। चलिए एक एक करके हम लोग फटाफट पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। बाबू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए पंचवर्षीय योजना क्या होता था, तो बेसिकली पंचवर्षीय योजना, भारत जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद भारत ने ऐसा डिसाइड किया कि हम 5 ईयर का प्लानिंग चलाएंगे ताकि जो हमारे देश की आर्थिक विकास है ये बहुत अच्छे से बढ़े, तेजी से बढ़े, भारत में गरीबी कम हो, भुखमरी कम हो, भुखमरी और गरीबी से बाहर निकले। यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के तर्ज पे ये योजना बनाई गई थी। ठीक है। इसके लिए अलग से प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, जिसमें जो अध्यक्ष होते हैं प्लानिंग कमीशन के, इसमें एक होते हैं प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष जो 5 वर्षीय योजना के कौन होते थे, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होते थे इसके योजना के प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष। ठीक है। तो ये जो योजना है टोटल 12 चली है। पंचवर्षीय योजना टोटल कितनी चली है, 12 चली है। उसके बाद सन 2015 ईस्वी में मोदी जी के द्वारा इसको बंद कर दिया गया और इसका नाम दे दिया गया था नीति आयोग, और इसके साथ इसको ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया था पंचवर्षीय योजना को। 5 साल का ये प्लानिंग होता था और इसमें फोकस रहता था कि हर साल हम किस चीज पे, किस सेक्टर पे ज्यादा फोकस करें। जैसा सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना था 1951 से 1956 में चला। पहला पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर पे पूरा फोकस था कि भाई एग्रीकल्चर को अच्छे से डेवलप किया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, इसमें हेवी इंडस्ट्री में ज्यादा फोकस था, भारी उद्योग में, है ना, पर फोकस था। भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट लगे नए नए, है ना। तो ये सब बहुत सारे काम हुए थे इस टाइम। 1961 से 1966 की अगर मैं बात करूं तो इसमें आत्मनिर्भरता पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, साथ ही साथ एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया। इस टाइम में चाइना का युद्ध चल रहा था, चाइना और पाकिस्तान के बीच में, जिसके कारण ये योजना पूरी तरह से असफल रही। तीसरा योजना पूरी तरह से असफल रहा। उसके बाद चौथा योजना 2 साल के लिए डिलेड हो गया, 3 साल के लिए डिलेड हो गया। इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था बेसिकली प्लान हॉलिडे, है ना, योजना अवकाश। युद्ध का टाइम चल रहा था, सूखा का कारण था, है ना, सूखा के कारण, युद्ध के कारण 3 साल तक ये योजना को बंद कर दिया गया, नहीं चलाया गया टेम्पररी तौर पे। इसके बाद फिर आया चौथा पंचीय वर्षीय योजना 1969 से 1964 तक। इसमें स्थिरता पे के साथ विकास पर जोर दिया गया कि भाई स्टेबिलिटी भी बना रहे और हमारा विकास भी हो। इसी दौरान 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो आपके बैंक्स है ना, बैंक का नेशनलाइजेशन इसी टाइम हुआ था। इसके बाद 1974 से 1978 के बीच की बात करें तो इस टाइम गरीबी पे नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पंचवर्षीय योजना जो 5वां चला था उसमें 1974 से 1978 के बीच में, इसमें गरीबी को मतलब गरीबी हटाने पे, रोजगार हटाने पे पूरा ध्यान दिया गया था। ठीक है ना। इसके बाद आपका फिर आपका 5वां योजना के बाद फिर से ये बंद रहा, है ना। कांग्रेस की तरफ से इसको बंद कर दिया गया, तो रूलिंग पार्टी के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने इसे चलाया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसको बंद कर दिया था, सरकार भंग हो गया था उस टाइम। फिर आता है छठी का पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से 1985 के बीच में चलाया गया था। इसका कारण था, इसका जो फोकस था वो था गरीब निवारण और तकनीकी आत्मनिर्भरता, है ना। मतलब कुल मिलाकर के गरीबी पर ही फोकस था, है ना। शिवरमन समिति की सिफारिश बनाई गई थी। शिवरमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड नाम का एक ये बना गया था। ठीक, तो नाबार्ड का विकास जो है वो, और ये आप गठन की बात करें तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के टाइम किया गया था। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में चली थी, जिसका मेन फोकस था अनाज, काम, उत्पादकता, है ना, इस चीजों पे फोकस था कि भाई अनाज पे
फोकस रहे, काम पे फोकस रहे, उत्पादकता पे फोकस रहे, आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन पर ज्यादा ज्यादा जोर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद फिर से 2 साल के लिए इसको बंद कर दिया गया था 1990 से 1992 के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक मंदी भारत में आई थी इसीलिए। ठीक है, इसके बाद 8वां पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से लेकर 1997 तक, 1992 से 1997 तक मानव विकास संसाधन पे ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है ना, WTO का सदस्य बना था भारत इस टाइम। इसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1997 से 2002 ईस्वी तक इसको चलाया गया था। इसमें सामाजिक न्याय पर और समानता पर जोर दिया गया था। इस टाइम आजादी के 5 साल पूरे हुए थे, 50 साल पूरे हुए थे। ठीक है, इसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो 2002 से 2007 तक इसको चलाया गया था। इसमें पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का यानी डबल करने का ऐसा टारगेट रखा गया था और गरीबी को 50% तक कम करने का ऐसा टारगेट रखा गया था। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं 2007 से 2012 तक चलाया गया था। इसमें फास्टर और अधिक इंक्लूसिव ग्रोथ करने की बात इसमें की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 2012 से 2017 तक चलाया गया था। इसको सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए इसको बनाया गया था, सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, सतत विकास के लिए बनाया गया था। इसके बाद 2015 में है ना, इसी बीच में मोदी जी इसका नाम नीति आयोग रख दिए थे, फिर बाद में इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, अब आप एक बार ना गौर से देखो यार, अब एक बार गौर से देखो, भारत आजाद हुआ 1947 में। ठीक है, 1950-51 से लेके योजनाएं स्टार्ट हो गई है ना। इसके बाद देखो कल यहाँ पे आप गौर करो, इसका मुद्दा क्या है? खेती, अनाज, गरीबी, खेती, अनाज, गरीबी, रोजगार, खेती, अनाज, गरीबी, रोजगार। आज चल रहा 2026, आज का मुद्दा क्या है? एग्रीकल्चर, गरीबी, रोजगार। ठीक है, तो आप समझ रहे हो जितने भी नेता आए, जितने भी पार्टी आए, हमारा बड़ा गंदा वाला काट के गए। आज हमारा देश आजाद हुए कितने साल हो गए, 2026 चल रहा है, अभी भी वही सब मुद्दे चल रहे हैं, गरीबी, रोजगार, समझ रहे। और हो सकता है 2037, 2040, 45, 50 जब भी हम देखें तब भी यही सब मुद्दा देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही चलता रहेगा, अब देख रहे हैं। ठीक, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यार, ज्यादा डिले नहीं करते हैं, टाइम का भी मेरा लिमिट है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो 9वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में बनाई गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर के 2002 तक चलाया गया था, जिसमें सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास के बारे में बात किया गया था। ठीक है, तो ये आपका इसी में क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको डिटेल में पंचवर्षीय योजना पढ़ा दिया, अब इसको आपको थोड़ा सा देख लेना है बाबू। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखो यार, ये जो है ना, जस्ट अ सेकेंड, छत्तीसगढ़ का कुछ प्राचीन में नाम पड़ा था, छत्तीसगढ़ का कुछ प्राचीन नाम था जो कि आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखो यार, छत्तीसगढ़ जब हुआ करता था ना, तो जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था तो वो दक्षिण में था, इसीलिए, और इसका नाम पड़ता था बेसिकली दक्षिण कौशल। क्या नाम था उस टाइम? इसका नाम था दक्षिण कौशल। ठीक है, जब बटा तो फिर दक्षिण कौशल अलग हो गया और छत्तीसगढ़ बनाया गया, तो इसका एक नाम हुआ करता था दक्षिण कौशल, एक नाम हुआ करता था दक्षिण कौशल। क्या ये याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये याद करने से आपका काम नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ के और भी पुराने नाम हैं जो आपकी याद रखने पड़ेंगे, जैसे एक नाम है दंडकारण्य। दंडकारण्य, ये बेसिकली बस्तर वाला जो हिस्सा है, दक्षिण भाग है, उसका पौराणिक नाम था। भगवान राम ने वनवास का समय यहीं काटा था। वनवास का समय कहां काटा था? बस्तर के जंगलों में काटा था, जिसका नाम पड़ा था दंडकारण्य। हमारे शास्त्रों में दंडकारण्य बोल के छत्तीसगढ़ को संबोधित किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसका एक और नाम है महाकौशल। क्या नाम है? महाकौशल। ठीक है, तो ब्रिटिश काल में इसका नाम महाकौशल पड़ा था, है ना। प्रशासनिक सहूलियत के लिए इसका नाम महाकौशल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद एक नाम है इसका चक्रकोट। चक्रकोट, ये जो नाम है ये भी बस्तर का पुराना नाम है। नागवंशी राजाओं ने, ठीक है, नागवंशी राजा जो हुआ करते थे, वो राजाओं ने इसको चक्रकोट कह के संबोधित किया गया है। ठीक है, इसके बाद इसका कुछ और भी नाम है, जैसे कि धान का कटोरा। धान का कटोरा, ठीक है, क्यों धान का कटोरा? क्योंकि यहाँ पे धान की भरपूर खेती होती है, मैदानी भाग है, ये बनावट ऐसा है कि कटोरा जैसा दिखता है, इसीलिए इसका धान का कटोरा नाम पड़ा है। इसके बाद हर्बल स्टेट भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्बल स्टेट भी कहा जाता है। हर्बल स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत जंगली इलाका होने के कारण, जंगल होने के कारण प्रचुर मात्रा में जो दुर्लभ औषधि है, दुर्लभ पेड़ पौधे हैं, वो उगते हैं, इसीलिए इसको हर्बल स्टेट भी कहा जाता है। इसको सी हॉर्स भी कहा जाता है। सी हॉर्स क्यों कहा जाता है बाबू? तो इसका मैप देखेंगे आप
तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको समुद्री घोड़े के जैसा दिखता है। इसका जो मैप है अगर आप वो देखेंगे तो ये समुद्री घोड़े के जैसा दिखता है, ये देख रहे हैं आप, समुद्री घोड़े के जैसा दिखता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। तो ये सब नाम आपका हो गया। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकल रहे बाबू, तो ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन करा के मास्टर 4 ही क्वेश्चन 5 ही क्वेश्चन करा। ठीक है, अब आते हैं हाई कोर्ट पे। ठीक है, बोला गया छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है और यह देश की कौन सा उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। जैसे ही आपका छत्तीसगढ़ स्टेट को बनाया गया था उसी तरह से इसका भी स्थापना किया गया था। ये पड़ता है आपका बिलासपुर में। कहाँ पड़ता है? बिलासपुर में पड़ता है। बेसिकली बिलासपुर के गोधरी करके जगह है, वहां पे ये स्थित है, अवस्थित है। ठीक है, तो जब इसका प्रमुख न्यायाधीश की बात करेंगे तो RS गर्ग करके है जो इसके पहला प्रशासनिक पहला मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, RS गर्ग। ठीक है, तो ये बिलासपुर है। और बिलासपुर की अगर मैं बात करूं कि कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला आपका ये है, तो ये 19वां छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। छत्तीसगढ़ राज्य की विधायी स्थिति के अनुसार विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मैं खुद समझा देता हूँ जस्ट सेकंड। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, जस्ट सेकंड। तो भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, जस्ट सेकंड। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ राज्य में विधायी स्थिति के बारे में बात करूँ तो लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 90 सीटें हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना, टोटल 90 सीटें हैं। यानी कि 90 मेंबर होंगे जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे, यानी कि 90 MLA होंगे जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि आपका विधानसभा में बैठेंगे। इसके बाद आपका लोकसभा आता है। ठीक है, इसके पहले आता है लोकसभा, ऑब्वियस बात बड़ा है, लेकिन कोई नहीं। लोकसभा में टोटल 11 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करूं मैं तो टोटल 5 सीटें हैं। ठीक है, तो 5, 11 और 90 कौन है भाई? 5, 11, 90, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीजें आपको जानने की जरूरत है। जैसे अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो विधानसभा की टोटल सीटें तो हमारा 90 है, लेकिन यहाँ पे कुछ सीटें हैं जो रिजर्व कर दिया गया है SC के लिए और ST के लिए और जनरल के लिए। ठीक है, तो ST की टोटल सीटें हैं 29, SC की टोटल सीटें हैं 10 और जनरल की टोटल सीटें हैं, ये जनरल की सीटें रिजर्व नहीं की गई है बट 51 है ना। तो अभी SC की सीटें 29 है, ST की 29 है, SC की 10 है और जनरल कैटेगरी की टोटल 51 सीटें फिलहाल है। ठीक है, और लोकसभा की अगर मैं बात करूं, लोकसभा 11 वाला कहाँ गया? लोकसभा की बात करूं, है ना, अच्छा ये उल्टा मैं टिक मार दिया, 2 नंबर ऑप्शन सही नहीं है बाबू, 2 नंबर सही नहीं है, ये अब सही है आपका पहला नंबर। लोकसभा में टोटल 11 मेंबर है जिसमें से 4 जो है वो ST के लिए रिजर्व नहीं, 4 ST वाले मेंबर है, SC वाले 1 है और जनरल वाले टोटल 6 हैं। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार, ST में क्यों बता रहा हूँ। हाँ, दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिसको हम लोग SECR कहते हैं। ठीक है, साउथ ईस्टर्न वाला जो नाम पड़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। देखिए बेसिकली अगर मैं रेलवे की बात करूं, है ना, इंडियन रेलवे की बात करूं तो इंडियन रेलवे टोटल 19 जोन में बटा हुआ है, 19 जोन में बटा हुआ है, जिसमें कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे को मिला के ये जोन बनाया गया है। टोटल कितना जोन है भाई? टोटल 19 जोन है। ठीक है ना, उसमें से जो हमारा मेन बंटवारा है उसको हम लोग कुछ इस दिशा की तरफ बांटते हैं। जैसे एक कहते हैं हम लोग नॉर्दर्न रेलवे, ठीक है, एक कहते हैं हम लोग साउदर्न रेलवे, एक कहते हैं हमारा ईस्टर्न रेलवे, एक कहते हैं वेस्टर्न रेलवे और एक कहते हैं सेंट्रल रेलवे। तो मेन रीजन हो गया 5। अब उसके बाद हर छोटा छोटा रीजन से बटा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं सेंट्रल जोन की तो सेंट्रल जोन में आपका नॉर्थ सेंट्रल हो गया, साउथ सेंट्रल हो गया, ईस्ट सेंट्रल हो गया, वेस्ट सेंट्रल हो गया, फिर कॉर्नर में आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे हो गया, नॉर्थ वेस्ट रेलवे हो गया, ऐसे कर करके बहुत सारा बटा हुआ है ना। तो ऐसे कर करके बहुत सारा बटा हुआ है आपका। जस्ट अ सेकेंड, चलिए, तो मैं जोन के बारे में बता रहा था, तो उसमें ये देखिए जो आपका बिलासपुर जोन है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग से उतर गया था मेरा। बिलासपुर जो जोन है
वो अगर मैं बात करूँ तो वो 16वां जोन है, 16वां रेलवे का जोन है बिलासपुर जोन, ठीक है। इसका बिलासपुर है, 1 अप्रैल 2003 को इसका स्थापना किया गया था, इसका घोषणा किया गया था डिवीजन का। इसमें बिलासपुर, रायपुर, नागपुर रीजन पूरा आता है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं बाबू, फटाफट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में छत्तीसगढ़ों को किस रंग से गोलाकार आकृति से दिखाया गया? तो छत्तीसगढ़ का एम्बलम देखते हैं। तो देखो बाबू छत्तीसगढ़ का एम्बलम है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन 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 ग्रीन, इसको अगर गिनोगे तो 1 किला, 2 किला, 3 किला, 4 किला, 5 किला, 6 किला, तो इसको गढ़ बोलते हैं। गढ़ बोलो या किला बोलो, तो टोटल कितने हैं? 36, इसीलिए इसका नाम पड़ा है छत्तीसगढ़, इसीलिए इसका नाम पड़ा है छत्तीसगढ़। इसका ब्लू से लिखा हुआ है आपका प्रशासनिक शासन। इसके बाद यहाँ पे जो धान की बालियां हैं वो आपका पीला कलर में दिखाया गया है, धान की बालियां पीला कलर में दिखाया गया है। अशोक स्तंभ लाल कलर से दिखाया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं बिजली का, तो बिजली का जो सिंबल है वो बिजली का सिंबल ब्लू कलर से दिखाया गया है, और जो नदियां हैं और ये आपका हरियाली है वो आपका रेड और ग्रीन कलर से दिखाया गया है। स्टेट एम्बलम इसको बोलते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और भी रिवीजन कर लेते हैं, जिसको अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी के बारे में, तो उसको बोलते हैं हील मैना, है ना, पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना को हम लोग आपका छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद राजकीय पशु की बात करें तो वाइल्ड बफेलो इसका नाम है। देखिए इस टाइप के दिखते हैं, वाइल्ड बफेलो, जंगली भैंसा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं राजकीय वृक्ष की बात करूं तो साल का जो पेड़ है, साल का पेड़ है ना, लंबे लंबे दिखते हैं, इसको हम लोग राजकीय वृक्ष कहते हैं। अगर मैं राजकीय आपका पुष्प की बात करूं, फूल की बात करूं, तो मेरी गोल्ड जो है, गेंदा का फूल, इसको राजकीय फूल यानी राजकीय पुष्प कहा जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हो गया, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर रंग पूछा है, कौन सा रंग छत्तीसगढ़ों का? तो ये हरा कलर का, ठीक है। कलर भी इंपॉर्टेंट है बाबू। ऊर्जा का प्रतीक किस कलर में है? तो नीला कलर में है ऊर्जा का प्रतीक। अगर आप अच्छे से बनाओगे ना तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा, अगर आप अच्छे से बनाओगे तो आपको दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र को बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था राजनांदगांव में। राजनांदगांव में बेसिकली सौर ऊर्जा के लिए एसईजी का स्थापना किया गया था। पहला सोलर प्लांट इसमें लगाया गया था। राजगंज जिले के चवरढाल गांव है, चवरढाल गांव है, उसमें सोलर पीवी लगाया गया था, ठीक है। तो अगर आपको मैं देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं आप, लेकिन उस 10 क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर डालें, उससे जितने क्वेश्चन उससे रिलेटेड बन सकते हैं वो सब डालें, ठीक है। तो आज छोटा सा वीडियो डाल रहा हूं मैं आपके लिए। अगर आप इसको मोटिवेशन देते हैं, इसको लाइक करते हैं, इसमें मोटिवेशन दिखाते हैं, कमेंट करते हैं, तो फिर आगे की वीडियोस और भी आएंगे। और 2 तारीख से पहले मैं आपका बहुत सारा पोर्शन यूट्यूब के थ्रू ही कवर करा दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर वीडियो आपके काम का है, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे पॉज कीजिए और इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, मैं ई बुक के बारे में आपको बता दूंगा। लेना है तो आपको कर सकते हैं आप। और अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाके ब्लैक डायमंड सर्च कीजिएगा, ये आपको लोगो दिखेगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको कोर्स में इनरोल कर देना है। अनलिमिटेड टेस्ट में कर दिया हूँ, माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट देना चाहते हैं तो लास्ट टाइम रिवीजन का सबसे अच्छा प्रैक्टिस, सबसे अच्छा तरीका होता है ये। और MCL SSCL बैच C16 में अगर आप बैच चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन डाले गए हैं कि अगर आप इसको रट लेते हैं, क्वेश्चन अगर नहीं भी बना पाए और रट लिए, तो आपका बहुत सारा पोर्शन, ऑलमोस्ट जो टेक्निकल पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ऑलमोस्ट टेक्निकल पोर्शन के जितने क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।